क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिंगापुर ने जमीन से 200 मीटर ऊपर एक स्विमिंग पूल बना दिया जो 3 इमारतों के ऊपर बैलेंस है, और वो तीनों इमारतें लगातार हिलती रहती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे को छू नहीं सकती, न कंस्ट्रक्शन के दौरान, न आज, न कभी। अगर उन 3 टावरों में से किन्हीं दो ने एक दूसरे की तरफ चंद सेंटीमीटर भी झुक लिया होता तो ऊपर बना पूरा स्ट्रक्चर टूट सकता था। और फिर भी आज इसी वक्त हजारों लोग उस पूल में तैर रहे हैं, स्काईलाइन को निहार रहे हैं, और उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं कि वो पिछले 50 सालों की सबसे अजीब इंजीनियरिंग बाजी के ऊपर बैठे हैं। यह कहानी है कि कैसे मरीना बे सैंड्स ने एक ऐसे आइडिया को हकीकत में बदल दिया जिसे ज्यादातर स्ट्रक्चरल इंजीनियर नामुमकिन कहते थे, और दुनिया की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली छत बना दी। चलिए शुरू करते हैं यह सफर जिसने सबको सोच में डाल दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। टावर बनने से पहले की एक फाउंडेशन प्रॉब्लम। पूल के बारे में सोचने से बहुत पहले जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी समस्या थी। मरीना बे सैंड्स रिक्लेम्ड जमीन पर बना है, समुद्र से निकाली गई नरम मिट्टी जो अपने आप में 200 मीटर ऊंची इमारतों का भार सहने लायक बिल्कुल नहीं थी। इसमें जोड़िए मोशे सैफडी का डिजाइन, 3 टावर जो आम गगनचुंबी इमारतों की तरह सीधे ऊपर नहीं उठते, बल्कि अपने बेस से बाहर की तरफ झुके हुए हैं, जैसे 3 बड़े ताश के पत्ते एक दूसरे के सहारे खड़े हों। यह झुकाव जानबूझकर रखा गया था। इसी से नीचे एक शानदार साझा स्पेस बना, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि हर टावर का वजन अब सीधा जमीन में नहीं जा रहा था, बल्कि साइड में भी धक्का दे रहा था और लगातार खुद को पलटने की कोशिश कर रहा था। 3 झुके हुए दिग्गजों को ठीक यही करने से रोकने के लिए इंजीनियरों ने हजारों बड़े बड़े बोर्ड पाइल्स ड्रिल किए, कुछ तो 1.5 मीटर से भी ज्यादा चौड़े, जो नरम मिट्टी के अंदर गहरे तक गए, जब तक कि वो नीचे मौजूद ठोस चट्टान तक न पहुंच गए। यह सिंगापुर में अब तक की सबसे बड़ी डीप फाउंडेशन ऑपरेशनों में से एक बन गया, सिर्फ इसलिए ताकि 3 अनोखी बनावट वाली इमारतों को टिकने के लिए कुछ मजबूत मिल सके। ऐसे टावर बनाना जो सीधे खड़े होने से इनकार करते हों, यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। उन झुके हुए टावरों पर बनने वाला हर फ्लोर और ज्यादा साइडवेज फोर्स और ज्यादा झुकाव और ज्यादा खतरा जोड़ रहा था, इससे पहले कि स्ट्रक्चर उसे झेलने लायक मजबूत हो पाता। कंस्ट्रक्शन के दौरान टेम्पररी स्टील ब्रेसिंग और टेंशन वाली केबल्स को फिजिकली टावरों को जगह पर रोके रखना पड़ता था, हर रोज ग्रेविटी से लड़ते हुए, जब तक कि आखिरकार वो टावर बड़े बड़े कनेक्टिंग बीम्स से एक दूसरे से लॉक नहीं हो गए, करीब 23वीं मंजिल के आसपास। तभी जाकर ब्रेसिंग हटाई जा सकी, तभी जाकर इंजीनियर कह सके कि टावर अब खुद अपने बल पर खड़े रह सकते हैं। और यह तो सिर्फ टावरों को सीधा खड़ा करने के लिए था। असली चुनौती अभी 200 मीटर ऊपर इंतजार कर रही थी। आसमान में जोड़ा गया एक एयरक्राफ्ट कैरियर। स्काई पार्क वो प्लेटफॉर्म जिस पर आगे चलकर इन्फिनिटी पूल बनना था, आईफल टावर की ऊंचाई से भी लंबा है और करीब 10,000 टन स्टील से बना है। इतने साइज और वजन की कोई चीज जमीन से 200 मीटर ऊपर आर्म क्रेन और वेल्डिंग टॉर्च के जरिए बनाना मुमकिन नहीं था, तो इंजीनियरों ने कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय स्काई पार्क को बड़े बड़े प्री फैब्रिकेटेड स्टील सेगमेंट्स में बांटा गया, जिनमें से कुछ करीब 80 मीटर लंबे और 1000 टन से भी ज्यादा वजनी थे। इन्हें जमीन पर बनाया गया और फिर स्ट्रैंड जैकिंग नाम की तकनीक से ऊपर उठाया गया, एक ऐसी तकनीक जो आमतौर पर पुलों और स्टेडियम की छतों के लिए इस्तेमाल होती है, स्विमिंग पूल के लिए नहीं। हर लिफ्ट कुछ मिलीमीटर की सटीकता के साथ करनी थी, लेजर और रियल टाइम जीपीएस से लगातार ट्रैक करते हुए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा का एक हल्का झोंका भी 1000 टन के स्टील सेगमेंट को लिफ्ट के बीच में ही तिरछा कर सकता था। फिर आया वो हिस्सा जिसने इंजीनियरों को सच में परेशान कर दिया। स्काई पार्क का उत्तरी सिरा, यानी जहाज की नोक, टावर के किनारे से 67 मीटर बाहर की तरफ निकलता है। नीचे कुछ भी सहारा नहीं, कोई कॉलम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस स्टील, फिजिक्स और इमारत के अंदर गहराई तक जाने वाला एक छुपा हुआ काउंटरवेट सिस्टम जो पूरे कैंटिलीवर को आगे खुली हवा में झुकने से रोकता है। यह आज भी अब तक बने सबसे लंबे बिना सहारे वाले पब्लिक कैंटिलीवर में से एक है। जब आखिरी सेगमेंट अपनी जगह पर लॉक हुआ तो यह हाई राइज कंस्ट्रक्शन की तारीख में एक ऐसी चीज बन गई जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी लंबाई का स्टील स्ट्रक्चर 200 मीटर की ऊंचाई पर एशिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक के ऊपर पूरी तरह जोड़ा जा चुका था। वो समस्या जिसे सिर्फ स्टील से हल नहीं किया जा सकता था। यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। स्काई पार्क को वहां तक पहुंचाना एक जंग थी, उसे हमेशा के लिए बिल्कुल लेवल रखना यह बिल्कुल अलग जंग थी। 3 टावर, 3 अलग अलग फाउंडेशन और तीनों के जमीन में धंसने की रफ्तार थोड़ी थोड़ी अलग सालों में सिर्फ यही पूल को साफ नजर आने लायक तिरछा कर देने के लिए काफी था। अब इसमें इतनी तेज हवा जोड़ दीजिए जो किसी गगनचुंबी इमारत को हिला सके, और आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सच में कभी पूरी तरह स्थिर नहीं रहता। किसी सामान्य इमारत के लिए यह ठीक है, कोई कुछ मिलीमीटर के हिलने को नोटिस भी नहीं करता, लेकिन
इन्फिनिटी पूल के लिए जहां पूरा भ्रम इसी पर टिका है कि पानी बिल्कुल सीधी क्षितिज रेखा में गायब होता दिखे, कुछ मिलीमीटर का फर्क ही एक परफेक्ट फोटो और एक बहुत महंगी, बहुत पब्लिक गलती के बीच का अंतर है। तो पूल के नीचे टाइल्स और पानी के नीचे छुपाकर इंजीनियरों ने 500 से भी ज्यादा हाइड्रोलिक जैकिंग पॉइंट्स का एक नेटवर्क लगाया, जो लगातार बेहद छोटे छोटे एडजस्टमेंट करता रहता है ताकि सतह लेवल बनी रहे। जैसे जैसे टावर नीचे धंसते जाते हैं, ये किसी तूफान के दौरान रियल टाइम में नहीं बल्कि सालों में धीरे धीरे जैसे जैसे इमारतें सेटल होती हैं। माइक्रो वाइब्रेशन को शांत रखने के लिए 5 टन का एक ट्यून्ड मास डैम्पर भी लगाया गया। जमीन के नीचे रिजर्वॉयर और पंपिंग स्टेशन बनाए गए जो लाखों लीटर पानी को सर्कुलेट करते हैं, ताकि ऊपर इमारत चाहे जो भी करे यह पूरा भ्रम स्थिर बना रहे। यानी दूसरे शब्दों में इन्फिनिटी पूल असल में स्थिर नहीं है, यह लगातार मिलीमीटर दर मिलीमीटर ठीक किया जा रहा होता है ताकि यह स्थिर दिखे, सिर्फ एक पूल से कहीं ज्यादा। यह भूलना आसान है कि यह पूल असल में एक पूरे ऑपरेशनल शहर के ऊपर बैठा है। मरीना बे सैंड्स एक ही जगह पर 8 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा होटल रूम्स, रिटेल, थिएटर, एक कन्वेंशन सेंटर और इलाके का सबसे बड़ा कैसीनो समेटे हुए है। साथ ही इसके बेस पर बना कमल के आकार का आर्ट साइंस म्यूजियम, जो हजारों प्री फैब्रिकेटेड स्टील टुकड़ों से जोड़ा गया, जिसमें गलती की लगभग कोई गुंजाइश नहीं थी। यह सब कुछ फायर सेफ्टी सिस्टम, मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंगापुर के ट्रांजिट नेटवर्क से डायरेक्ट अंडरग्राउंड कनेक्शन के साथ इस तरह जोड़ना पड़ा कि सैफडी का बनाया साफ आर्किटेक्चरल लुक कभी टूटे नहीं। और यह सब कुछ करीब 3 सालों में बनाया गया, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच से गुजरते हुए करीब $5.5 बिलियन की कुल लागत में। जब यह 2010 में खुला तो इसने सिर्फ सिंगापुर की स्काईलाइन में एक होटल नहीं जोड़ा, इसने पूरी स्काईलाइन को फिर से लिख दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यह वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। सिंगापुर अभी रुका नहीं है, एक चौथा टावर अभी बन रहा है, इसे भी सैफडी ने ही डिजाइन किया है। लेकिन यह सिर्फ बाकी 3 की तरह झुका हुआ नहीं होगा, यह करीब 45 डिग्री पर आगे की तरफ मुड़ता है। एक और भी ज्यादा एक्सट्रीम बैलेंसिंग एक्ट जो इंजीनियरों को फिर से एक्सेंट्रिक लोडिंग का हल निकालने पर मजबूर करता है, इस बार एक साधारण झुकाव की जगह एक ऑफ सेंटर घुमावदार द्रव्यमान के साथ। इसके ऊपर एक नेक्स्ट जनरेशन स्काई पार्क होगा, जिसमें रेस्टोरेंट, गार्डन, प्राइवेट कबाना और एक कैंटिलीवर वाला वेलनेस डेक होगा। जबकि बेस में 15,000 सीटों वाला एक ऐसा एरेना होगा जिसमें बिना किसी कॉलम के एक बहुत बड़ा स्पैन होगा। इसकी कीमत अनुमानित $3.3 बिलियन से बढ़कर करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई है, क्योंकि सिंगापुर सिर्फ कमरे नहीं जोड़ रहा, यह पक्का कर रहा है कि मकाओ, दुबई और लास वेगस कभी उसे पकड़ न पाए। नरम मिट्टी से, जो एक बाढ़ की खूंटी तक का भार नहीं सह सकती थी, से लेकर एक शहर के 200 मीटर ऊपर तैरते एयरक्राफ्ट कैरियर जितने लंबे स्टील स्ट्रक्चर तक, मरीना बे सैंड्स इस बात का सबूत है कि नामुमकिन असल में बस एक ऐसी इंजीनियरिंग समस्या होती है जिसे अभी तक किसी ने हल नहीं किया। तो सवाल यह है, जब वो घुमावदार चौथा टावर खुलेगा तो क्या यह सिंगापुर की स्काईलाइन को एक नए दौर में ले जाएगा, या यह उस लगभग परफेक्ट बैलेंस को तोड़ देगा जो पहले 3 टावरों ने बनाया था? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको इस तरह के मेगा स्ट्रक्चर्स देखना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अभी दुनिया के सबसे नामुमकिन स्ट्रक्चर्स की शुरुआत ही कर रहे हैं।